हेलो, गुड मॉर्निंग बाबू लोग, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, बहुत समय से इसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे थे। राइबोसोम 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 कहाँ प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, कहाँ प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और इतना ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पर कि इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही दो पार्ट कर दिया, मतलब दो टाइप के राइबोसोम बना डाला। ठीक है, सॉरी, दो टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना डाला। ठीक है, टंग स्लिप हो जाता है कभी कभी, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आज हम राइबोसोम को ही पढ़ेंगे कि राइबोसोम होता क्या है, करता क्या है, कितने टाइप का होता है, किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, इसको बनने में क्या हेल्प करता है, ठीक है ना, किसने डिस्कवर किया, सबके बारे में बात करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि इसको डिस्कवर किया था 1956 में जॉर्ज पैलेट ने, सॉरी 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था। और ये एक तरह का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, दानेदार, रवादार, ठीक है ना। ग्रैनुलर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रैन्यूल जैसा दिखता है। और अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इसे देखा गया तो ये एक सेल में, अगर सपोज करते हैं कि ये एक सेल है तो इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स जैसे दिखाई दिए। ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स क्या थे? ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स राइबोसोम ही थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें मेनली किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। मेनली बना होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे कि हम लोग आरएनए कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए बोले तो क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी, देखिए मैं एक बार लिखता हूं इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा डीएनए का नेम। ठीक है, इसमें से बस मैं किसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, बाद बाकी ये जो पूरा का पूरा पोर्शन बच जाता है, ये क्या है, ये आरएनए है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड वो हो गया डीएनए, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये हो गया आरएनए। मतलब इसके ही डीऑक्सीडेशन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, जबकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप लोगों ने जगह जगह पढ़ रखा होगा कि अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। ये एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इसमें से राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसमें और क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन्स को, जो कि इन दोनों को बाइंड करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे राइबो न्यूक्लिक एसिड को बाइंड करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, ये नेकेड ऑर्गेनल होता है। क्यों कहते हैं नेकेड ऑर्गेनल होता है? क्योंकि इसके ऊपर में एनवेलप नहीं होता है, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। एक भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होता है। ठीक है ना, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, नेकेड ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, ऑल सेल पजेस राइबोसोम, सारे के सारे सेल राइबोसोम पजेस करते हैं, सिर्फ एक सेल को छोड़ करके, और वो है मैमेलियन आरबीसी। जो मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं उसके अंदर क्या नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आरबीसी में एक और चीज बात करें जो नहीं होती है, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया होगा आप लोगों को कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। कैसे काम चलाता है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे तो हम लोग आरबीसी का जिक्र वहाँ पर ज़रूर करेंगे। इससे पहले मैंने सेल के शेप में बताया था कि आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव शेप का होता है, डम्बल शेप का डम्बल शेप्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बीच में से न्यूक्लियस गायब है, जिसके कारण सेल इन्फ्लेटेड नहीं रहता और पिचक जाता है। यहाँ पर से न्यूक्लियस नहीं है, इस कारण सेल पिचक जाता है। इसको अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको डिस्क जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा और बीच में डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। इस कारण से दो तरफ से केव लाइक सरफेस होने के कारण से इसको क्या कहा गया, बाई कॉनकेव। ठीक है, बाई बोले तो दो और कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सेल में पाए जाने वाला सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है, सबसे कम डायमेंशन का होता है। ठीक है,
लगभग इसका साइज 150 इंटू 250 एंगस्ट्रम होता है, बस एंगस्ट्रम में, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। या फिर इसको एक और नाम कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। एक्चुअली ये करता क्या है, ट्रांसलेट्स द mRNA to form protein to form protein with the help of tRNA, with the help of uh, with the help of tRNA। मैंने टी स्मॉल में लिखा है, यहाँ एम स्मॉल में लिखा है, और आगे आप पढ़ेंगे एक आरएनए। ये सब आरएनए के टाइप्स होते हैं, ठीक है, आरएनए के टाइप्स होते हैं। यहाँ पर मैं एक बार टाइप लिख देता हूँ। देखिए, टीआरएनए बोले तो क्या, ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए बोले तो क्या, राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम को बनाने में काम आ रहा है। यहाँ पर जो आरएनए का टाइप होगा वो आरआरएनए टाइप होगा। उसके अलावा एमआरएनए, आरएनए का वैसा टेम्पलेट जो कि मैसेज लेकर के जाता है कहीं पर कि कौन सा फंक्शन होना है, कौन सा फंक्शन नहीं होना, ये मैसेज लेकर के जाता है। तो उस तरह के आरएनए को हम लोग क्या कह रहे हैं, एमआरएनए। उसके अलावा होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, सबके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। जब हम लोग आरएनए पढ़ रहे होंगे बायोमोलिक्यूल में, तो वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एसएनआरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इतने टाइप्स के हम लोग आरएनए डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसको, मैसेंजर आरएनए, मतलब आरएनए, मैसेंजर आरएनए के टेम्पलेट पर जो मैसेज आया हुआ है उसको ट्रांसलेट करता है किस भाषा में, प्रोटीन की भाषा में। एक ट्रांसलेटर का काम करता है, और वहाँ पर इसका हेल्प कौन करता है, टीआरएनए, और कुछ एंजाइम्स हेल्प करते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स उसकी हेल्प करते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो राइबोसोम के दो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर इसके दो टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप एंड प्रोकैरियोटिक टाइप, ठीक है। तो देखिए, यूकैरियोटिक टाइप में हमने बात करी थी कि यूकैरियोटिक टाइप में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। आप कहोगे सर आपने यूकैरियोट्स में 70S टाइप भी बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि 70S टाइप जो है ये यूकैरियोटिक टाइप है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है इसे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम कहा जाता है, और जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है वो उसको प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। चाहे ये 70S जो है ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाएगा तो भी इसको प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम ही कहा जाएगा, ठीक है। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जब प्रोकैरियोट्स के पास कोई ऑर्गेनेल होता ही नहीं है तो ऑब्वियसली कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास ही पाया जाएगा, और कुछ अमाउंट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मान लेते हैं कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर हमें मिल रहा है, और साथ में ये कुछ अमाउंट में हमें क्या मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका हुआ भी मिल रहा है, तो दो जगह यह पाया जा सकता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करेंगे तो 80S टाइप ऑफ जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि 70S टाइप जो होता है जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप है वो कहाँ पर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा इसके माइटोकॉन्ड्रिया, इसके प्लास्टिड्स के अंदर, ठीक है ना। अगर वो प्लांट सेल है तो उसके प्लास्टिड के अंदर पाया जाएगा, या फिर ऐसा सेल जो कि प्लास्टिड कंटेन करता है उसके प्लास्टिड के अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, और ऐसा सेल जो कि प्लास्टिड पजेज नहीं करता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पर मैंने दो नोट लगाए हैं, अगर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं, आर ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर प्लास्टिड प्रेजेंट है तो प्लास्टिड के पास भी पाया जाएगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही होता है। यानी कि एनिमल सेल की अगर बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और या फिर प्लांट सेल या प्लांट लाइक सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाएगा। यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर 80S और 70S दोनों टाइप का राइबोसोम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली एंड ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम ही होता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एक बार पूछा भी जा चुका है कि द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, अगर मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में, मैमल्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में 55 एस टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। इसके अंदर 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम नहीं होते हैं, 55 एस टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। इसका जो स्वेडबर्ग यूनिट होता है वो, सॉरी स्वेडबर्ग कोफिशिएंट जो होता है लगभग 55 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अगर हम 80s और 70s की बात करते हैं तो इसमें S किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड में भी आ चुका है कि इसमें S किसको रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट को, या फिर इसी को सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, सेडिमेंट होने का मतलब अगर किसी ऑर्गेनेल को हमने डाला तो वो कितना स्पीड से नीचे सेडिमेंट होता है, नीचे सेटल डाउन होता है किसी लिक्विड में या किसी सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। चूंकि आरएनए जो होता है बहुत ही स्मॉलर ऑर्गेनेल होता है, बहुत छोटा साइज का होता है, आपने देख, तो उस साइज में अगर हम बात करेंगे, उस साइज में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये मतलब इसको हम साइज से देख करके पता चला है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है कि एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें इसको डाल दिया जाता है और इसके सेडिमेंट होने के रेट को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जो 70s टाइप होगा वो थोड़ा ज़्यादा हल्का होगा और जो 80s टाइप होगा वो थोड़ा ज़्यादा भारी होगा, तो उसका सेडिमेंटेशन जल्दी होगा और इसका सेडिमेंटेशन थोड़ा सा स्लोअर रेट में होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे राइबोसोम की तो हर एक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। देखिए यूनिट उसको कहते हैं जो कि पूरे के पूरे बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने का काम करता, मतलब पूरे के पूरे बॉडी को बनाने का काम करता है, और उसका एक जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या जैसे कहते हैं कि कोई दीवार है तो दीवार किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है। कोई ह्यूमन बॉडी है जैसे कि ह्यूमन बॉडी, तो किससे बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। तो उसी तरह से राइबोसोम जो होता है वो 2 तरह की बॉडी से मिलकर के बना होता है। सिंपल फॉर्म में हम लोग इस तरीके से बना देते हैं उसको, ये रहा। तो ऊपर वाला जो मैंने यूनिट बनाया इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं स्मॉलर सब यूनिट, और जो नीचे जो मैंने यूनिट बनाया है इसे हम क्या कहते हैं, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। या फिर ये राइबोसोम का बेस है, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट और ये हो गया लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे, सब यूनिट, और ये लार्जर सब यूनिट, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ राइबोसोम लेते हैं और उसके लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट को साथ में लेकर के बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ राइबोसोम में पहले 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, और इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो लगभग 60s का है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लगभग 40s का है। इसी तरह से 70s टाइप ऑफ राइबोसोम में अगर हम लोग बात करेंगे तो लार्जर सब यूनिट जो है वो 50s का है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30s का है। आपको लगेगा कि इन दोनों को जोड़ करके क्या होता है, 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 80 ही लिखा जा रहा है। इसके पीछे रीज़न है, मैं जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तब आपको समझा दूंगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों सब यूनिट्स को बीच में जोड़े रखने के लिए, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, बीच में जोड़े रखने के लिए, या फिर कहिए तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए जिस आयन का रोल होता है उसे हम लोग कहते हैं Mg+2, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ बोथ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ध्यान रखिएगा Mg+2 क्या करता है, ये दोनों ही, चूंकि इसमें क्या है, हम जानते हैं कि राइबोसोम का दोनों ही सब यूनिट किससे मिलकर के बना हुआ है, rRNA से और प्रोटीन से। तो rRNA के पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जब एक एक मॉलिक्यूल की हम लोग DNA मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके स्ट्रैंड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा। तो उस ग्रुप से, उस ग्रुप के साथ Mg+2 क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये क्या करता है, Mg+2 आयनिक बॉन्ड बनाता है। देखिए Mg+2 forms ionic bond along with phosphate groups of 2 subunits of rRNA, और इस तरह से उसको जोड़ करके रखने का काम करता है। A minimum concentration of 0.0
0.001 मोल ऑफ Mg+2 इज रिक्वायर्ड। अगर कम से कम इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तभी Mg+2 जो है एक राइबोसोम का फॉर्मेशन कर पाएगा। मिनिमम इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है इसको राइबोसोम के दोनों ही सब यूनिट को बांध करके रखने के लिए। इतनी कॉन्सेंट्रेशन इसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ताकि ये क्या कर सके, राइबोसोम को उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में ला सके। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये अगर इंक्रीज कर दिया जाए, कितना, लगभग 10 टाइम्स, 10 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, तो इस 10 गुना कितना बढ़ेगा, 0.01 टाइम्स। ठीक है, 1.01 मोल। तो अगर आप इसे 10 गुना बढ़ा देते हैं तब क्या होता है, तब राइबोसोम्स इतने ज़्यादा अटैची हो जाते हैं कि ये आपस में ही डाइमर का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। डाइमर बोले तो क्या, डाई बोले तो दो, मर बोले तो मेराइजेशन, मतलब क्या कि उसका चेन फॉर्म हो जाता है और दोनों ही राइबोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। दोनों ही राइबोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। मैंने एक संभावना यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के लार्जर सब यूनिट और दोनों के स्मॉलर सब यूनिट इस तरफ हैं, और ये दोनों ही राइबोसोम एक दूसरे के साथ बंद करके क्या बनाया इन्होंने बनाया डाइमर, टू फॉर्म डाइमर। ठीक है, जिसका कि एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि 80S एंड 80S, दो 80S एक साथ जुड़ जाते हैं तो 120S, इसी ये भी एक तरह का डाइमर है। और 70S एंड 70S दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो 100S टाइप ऑफ राइबोसोम बनाता है और वो भी एक डाइमर फॉर्म है। फिर से एक और झमेला सर, 120, ये तो दोनों जोड़ करके 160 आ रहा है, तो आपने 40 कम कर दिया और यहाँ पर भी आपने 40 कम करके 100S लिखा है। फिर से मैं बोलूँगा आपको कि थोड़ा सा रुके, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका तब आपको एक एक बातें क्लियर हो जानी है। ठीक है, आइए देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की। अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएनए का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो उसके टाइप पर डिपेंड करता है। अगर वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, अगर वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसका होता है लगभग 60% आरएनए, यानी कि 60% ऑफ आरएनए एंड रेस्ट 40% ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, राइबोसोमल प्रोटीन्स। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 80S टाइप है तो उसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें लगभग 40% आरएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। यही रीज़न है कि ये थोड़ा सा हैवियर हो जाता है। ठीक है ना, 60S की अगर हम बात करते हैं, इसमें से एक जैसे कि 70S की बात करते हैं तो ये किस किस से मिल करके बना हुआ है, 50S प्लस 30S। ठीक है, और ये किस किस से मिल करके बना हुआ है, 60S प्लस 40S। ठीक है ना, तो देखिए इसमें से अब हम पहले क्या करते हैं, 60S को उठा करके देख लेते हैं। 60S में कंपोजिशन मेनली आरआरएनए किस किस टाइप का होता है। अगर 60S की बात करते हैं तो ये जो बना होता है आरआरएनए के टाइप इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो लगभग कौन कौन से होते हैं, 28S, 5.8S एंड 5S। ठीक है, अगर हम 40S की बात करते हैं तो इसमें जो आरआरएनए इन्वॉल्व होता है 40S के फॉर्मेशन में वो होता है 18S, 18S। 50S की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है 23S एंड 5S। और 30S की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है 16S टाइप ऑफ आरआरएनए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सब यूनिट कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सब यूनिट। ध्यान से लैंग्वेज को सुनेंगे आप लोग। अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की बात कर रहा हूं तो वो आपके सामने क्या निकल कर आता है, 30S। सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 30S। ठीक है, अब उसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरआरएनए, सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरआरएनए वो किस में प्रेजेंट है, तो आप देख रहे हैं 5S एंड 5S, तो वो प्रेजेंट है दोनों के लार्जर सब यूनिट में, दोनों के ही लार्जर सब यूनिट, मतलब कि 70S के लार्जर सब यूनिट में और 80S के लार्जर सब यूनिट में, दोनों के ही लार्जर सब यूनिट में सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरआरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें से कि
at the time of protein synthesis, several ribosomes gets attached to the template of mRNA with the help of smaller subunit. ठीक है, अब देखिए ये बात आपको अगर यहां समझ में आ रही है, मैं इसको डायग्राम बना करके समझाता हूं आपको, देखिएगा। थोड़ा बेढंगा बन रहा था वो, समय पर मैंने सुधार दिया। ये देखिए, ये क्या है, ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अभी हम नहीं बात कर रहे हैं किसकी, कि कौन सा राइबोसोम, 70s या 80s, नहीं, दोनों में ही लगभग जो लार्जर सब यूनिट है वो इसका एक स्केमिक डायग्राम है, ठीक है ना। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स है ना, तो इसका मैं एक स्केमिक डायग्राम बना रहा हूँ और ये स्केमिक डायग्राम है। अगर हम इसके स्मॉलर सब यूनिट की बात करते हैं तो इसका स्मॉलर सब यूनिट कुछ इस ढंग का होता है। ये भी एक स्केमिक डायग्राम है और आप इसे अगर चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, या फिर आपके नज़र में कुछ और अगर बेहतर स्ट्रक्चर हो तो आप वो भी बना सकते हो। ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये इधर 30s और 40s कोई भी हो सकता है। ये 60s, सॉरी मैंने ऊपर वो वाला लिखा है पहले, तो 50s और 60s दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ये पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन को कहा जाता है बेस, ये वाला पोर्शन बेस, और ये वाला जो पोर्शन इसको कहा जाता है हेड ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट। ये जो लार्जर सब यूनिट है, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि स्मॉलर सब यूनिट के पास क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट के पास ये जो आपको साइट दिख रहा है, ये जगह, इस जगह पर आकर के एमआरएनए के स्ट्रैंड फंसते हैं, ठीक है। इस जगह पर आकर के एमआरएनए के टेम्पलेट फंसते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर ला करके फंसाया जाता है, ये साइट है उसका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तो हमने बात कर ली इसके पास कि स्मॉलर सब यूनिट जो है उसका काम क्या है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन में ये स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, ये अटैच होता है, अटैचेज टू द टेम्पलेट ऑफ mRNA, मैसेंजर आरएनए के टेम्पलेट से ये अटैच होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लार्जर सब यूनिट की, तो लार्जर सब यूनिट में क्या होता है, देखिए लार्जर सब यूनिट के पास 2 साइट होते हैं। मैंने इसके पास क्या बनाया, 2 खांचे बनाए, 2 साइट बनाया। इन साइट्स को मैं नाम दूंगा, ये है ए साइट और ये है पी साइट, ठीक है, ए साइट और पी साइट। इस पर क्या होता है, तो इस पर आकर के टीआरएनए मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो ये क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट साइट फॉर अटैचमेंट, ये सब लिखा हुआ है लेकिन मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये डायग्राम में रहे। साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर टीआरएनए मॉलिक्यूल, और ये टीआरएनए मॉलिक्यूल के लिए अटैचमेंट साइट, और ये क्या है, इसको पॉलीपेप्टाइड साइट कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड, यानी कि क्या होता है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो इस जगह पर ग्रो कर रहे होते हैं। ये देखिए ये क्या है, पॉलीमर है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बोले तो क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा हुआ, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए, तो हमने क्या कह दिया, पॉलीपेप्टाइड
ठीक है। और इस पर क्या होगा, ये रहा टीआरएनए, ये अब बाहर निकल जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इसका साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये ग्रोइंग साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का ग्रोथ होता है, वो बड़ा होता है। अब देखिए ये स्मॉलर सब यूनिट पर क्या हुआ, राइबोसोम आकर के चिपका, राइबोसोम को इसने ला करके क्या किया, स्मॉलर सब यूनिट पर ला करके बाइंड किया, और लार्जर सब यूनिट पर आकर के टीआरएनए क्या करता है, एक एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर के आता है, उसको जोड़ता पॉलीपी साइड से उसको रिलीज करता हुआ चला जाता है, उसको भी आगे बढ़ाता है और खुद भी निकल जाता है खाली होकर के, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड लाने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें कहते हैं ये इस लाइन को मैं थोड़ा सा रह करके समझाता हूँ। पहले ये स्ट्रक्चर आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक काम करता हूँ, मैं इसका ऊपर वाला पार्ट इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं आपका इसका नेक्स्ट डायग्राम समझा सकूं। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। और जोम वर्ड आया है कहां से, राइबोसोम से, तो पॉलीजोम। देखिए सपोज ये एक स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है और ये एक क्या है, ये एक लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये क्या है, इसके साथ में इसका स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, कौन सा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम करेगा। ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा किसको, ये रहा एक mRNA टेम्पलेट। टेम्पलेट बोले तो क्या, स्ट्रैंड। ठीक है, एक धागा। ठीक है, mRNA का एक धागा जो कि अभी अभी जस्ट बन करके निकला है। ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है कि ये इसको फॉलो कर रहा है, और इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो पहले जा करके चिपक जाएगा, ये इसको फाइंड आउट करेगा। mRNA के स्ट्रैंड को कौन फाइंड आउट करेगा, ये फाइंड आउट करेगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। फिर क्या करेगा, पीछे पीछे ये जो लार्जर सब यूनिट दिख रहा है ये इसके बाद जाकर के यहाँ पर अटैच होता है, लार्जर सब यूनिट उसके बाद जाकर के यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, जैसे ये इससे अटैच हुआ, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसे हम कहते हैं mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इस पर आगे सरकता है, ये क्या करेगा, इस पर आगे मूवमेंट करेगा, ये इस पर आगे मूवमेंट करेगा, और ये टेम्पलेट जो है ये खिसकता हुआ इससे खींच करके निकल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि ये एक स्मॉलर सब यूनिट है और ये एक लार्जर सब यूनिट है। फर्स्ट क्या होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, इस ये मान लेते हैं कि mRNA का स्ट्रैंड है, और ये क्या करता है, इसको अपने ऊपर चिपकाता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि mRNA का स्ट्रैंड जो है वो किस सब यूनिट से पहले जाकर के अटैच होता है, या फिर कौन सा सब यूनिट पहले mRNA को अटैच करता है, वो है स्मॉलर सब यूनिट। इसके बाद इससे अट्रैक्ट होता हुआ लार्जर सब यूनिट जाकर के इससे चिपक जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये इसके अटैचमेंट साइट पर जाकर के चिपक गया है, और बाद बाकी पूरा का पूरा mRNA टेम्पलेट है यहाँ पर, और ये दिख रहा है क्या कि ये इस पर धीरे 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 करके ये क्या हो रहा है, इस पर स्लाइड हो रहा है, और ये एक्चुअली आगे खिसक रहा है। ठीक है, और इस तरह से खिसकते हुए इस पर जितने भी कोड्स प्रेजेंट थे, इन सारे कोड्स को रीड करके उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ला करके उस प्रोटीन का फॉर्मेशन
कर दिया गया है जिस प्रोटीन के लिए इस mRNA को फॉर्म किया गया था। ये एक थ्रेड लाइक, एक टेम्पलेट लाइक स्ट्रक्चर है, इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, mRNA टेम्पलेट कहते हैं या फिर mRNA स्ट्रैंड कहते हैं, मैसेंजर RNA स्ट्रैंड। ठीक है, देखिए अब हम जो बात कर रहे हैं, ये हमने बात किया एट द टाइम ऑफ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स आकर के चिपकते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल राइबोसोम आकर के चिपकते हैं, सपोज करते हैं ये एक mRNA टेम्पलेट है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक राइबोसोम आकर के चिपका, दूसरा राइबोसोम आकर के चिपका, तीसरा राइबोसोम आकर के चिपका, फोर्थ राइबोसोम आकर के चिपका। ठीक है, इसी तरह से सो एंड सो चलता ही जा रहा है, बहुत सारे राइबोसोम आकर के चिपकते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके कारण से यहाँ पर क्या है, मल्टीपल राइबोसोम्स देखने के लिए मिल रहे हैं और इस कारण से ऐसे स्ट्रक्चर को पॉलीजोम कहा जाता है, पॉली राइबोसोम कहा जाता है, पॉलीजोम या पॉली राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसी को इर्गोजोम कहा जाता है, इर्गोजोम कहा जाता है। ठीक है, पॉलीजोम मल्टीपल राइबोसोम होने के कारण, या फिर पॉली राइबोसोम भी सीधा सीधा क्या दिया जाएगा, या फिर इसी को क्या कहा जाएगा, इर्गोजोम कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं और ये क्या है, इसमें ये mRNA टेम्पलेट है, ये mRNA टेम्पलेट है, ये क्या है, mRNA का टेम्पलेट है। ठीक है, इस पर मल्टीपल राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। इसी को मैंने कहा कि क्या होता है कि बहुत सारे गेट्स अटैच टू द टेम्पलेट ऑफ mRNA विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजोम, एर्गोजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट का तो काम हमने देख लिया, लार्जर सब यूनिट का क्या काम है, लार्जर सब यूनिट का काम है उसके पास दो साइट होते हैं, ए साइट एंड पी साइट। ए साइट को हम लोग एक्सेप्टर साइट कहते हैं, किसके लिए, टीआरएनए के लिए। टीआरएनए को एक्सेप्ट करता है, वेलकम करता है। टीआरएनए जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को इस टेम्पलेट पर प्रेजेंट कोड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लेकर के आता है, उसको वेलकम करता है कौन, ए साइट। फिर पी साइट क्या करता है, उसको नेक्स्ट पर ट्रांसफर करता है, पी साइट पर इसको, ये आगे बढ़ता है और इसको क्या करता जाता है, ट्रांसफर करते जाता है अपना नेक्स्ट साइट पर, जिसका नाम क्या है, पी साइट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन साइट कहते हैं, साइट फॉर ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह से करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से करके दिखता है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ मोतियों की माला टाइप हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। ये क्या देखने के लिए हमें मिल रहा है, मोतियों की माला। मेरी हिंदी बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। ठीक है, मोतियों की माला, और इसीलिए इसको क्या कहा गया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर कहा गया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मैंने ये वर्ड यहाँ पर मेंशन भी किया है और आप लोग इस वर्ड को बहुत ही गौर से देखेंगे, इसे मार्क करेंगे क्योंकि ये वर्ड पूछा जा चुका है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, ये पॉलीजोम के लिए वर्ड यूज किया जाता है, पॉलीराइबोसोम के लिए यूज किया जाता है, एर्गोसोम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बीड्स बोले तो क्या, मोतियों जैसे इसमें जगह जगह ये लटके हुए दिख रहे हैं, ऑन स्ट्रिंग मतलब कि ये धागा, स्ट्रिंग। ठीक है ना, इस कारण से इसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक में। अब देखिए दो स्टेटमेंट इसमें मैं यहां पर लिखता हूं, आफ्टर सिंथेसिस। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, राइबोसोम से mRNA से राइबोसोम के पास क्या बन गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। देखिए ये जैसे कि बात करते हैं, एक अमाइनो एसिड है, मैं AA लिख रहा हूं। ठीक है, इसको बांधा गया एक पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ये अमाइनो एसिड, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड,
फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसके कारण से इसको पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल कह दिया जाता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। अब एक बार पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, अगर ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ है तो इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर ले जाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में, या फिर जिस सेल ऑर्गेनेल के पास जरूरत है वहां पर इसको भेजा जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आना कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लियर कट डिफरेंशिएशन करके बताया था कि इस दोनों में ये भी अंतर होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में भी होता है, ऑर्गेनेल के अंदर भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस का कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसके कारण से इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो अगर सिंथेसिस होगा भी तो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा, और साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का नीड नहीं है वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है सिंथेसिस, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आफ्टर सिंथेसिस ऑन राइबोसोम protein is transported to cytoplasm or the organelle, या फिर जिस ऑर्गेनेल के पास इसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि प्रॉपर एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जो कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन निकल रहा है इस प्रोटीन के प्रॉपर फोल्डिंग के लिए, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। जब आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन जो है फोल्डिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी फोल्डिंग, सेकेंडरी फोल्डिंग, टर्शियरी फोल्डिंग, फिर क्वाटरनरी फोल्डिंग, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ फोल्डिंग के बेसिस पर क्या होता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये फोल्डिंग्स में कौन हेल्प करता है, या फिर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है प्रोटीन के, क्या है इसमें, नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इज डन बाय, ये जो है ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन की हेल्प से होता है, डन बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। इसमें भी एक प्रोटीन ही हेल्प करता है, और ये स्पेसिफिक टाइप का जो प्रोटीन है इसको कहा जाता है नोन एज चैपेरॉन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, चैपेरॉन कहा जाता है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये चैपेरॉन प्रोटीन जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो अभी अभी नया सिंथेसिस हुआ है उसके फोल्डिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ठीक है। ये होगा, हम यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ तक हमने राइबोसोम पढ़ लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।